हेलो प्रिय छात्र छात्राओं। आज मैं वाल्मीकि जी ज्ञान भारती इंटरमीडिएट कॉलेज से आप सभी छात्र छात्राओं के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में कुछ अवशेष आपको आज बताना चाहेंगे। इसके पहले सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को जो है इस देश में जो चल रही है कोरोना वायरस की बीमारी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब हमारा देश नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता बनती है देश को बचाना। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा, देश नहीं सुरक्षित रहेगा तो हम भी नहीं सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि देश को बचाने के लिए जो सरकार हमको दिशा निर्देश दे रही है, उस सरकार के नियमों का पालन पहले करें, उसके निर्देशों का अनुसरण करें, तब जा कर के ये बीमारी हमसे दूर हो पाएगी। वरना हम इस बीमारी के चपेट में आ जाएंगे तो काफ़ी दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ेगा। सरकार का जो निर्देश है कि हम कहीं भी बाहर जाएं या कहीं निकल रहे हैं घर से तो एक दूसरे से दूरी बना करके रहें। सबसे पहले दूरी बनाइए और अपने मुंह को ढक करके रुमाल या तौलिया या मास्क से ढक करके बाहर निकलें, ताकि किसी ये संक्रमण की बीमारी आपको छूने तक ना पाए। कहीं भी रहें अपने हाथों को धुलते रहें, सैनिटाइज करते रहें, और किसी के संपर्क में ज़्यादा दूरी पर सब संपर्क में न रहें, दूरी बना करके रहें। सबसे ज़रूरी बात होती है कि सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना। अगर हम सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हैं, उसके बताए गए नियमों का अनुसरण करते हैं, तो वाकई यह बीमारी हमारे देश से दूर हो जाएगी और हम स्वतंत्र हो जाएंगे और हमारा देश जो है विकास के पथ पर आगे आने लगेगा। जब तक देश विकास नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज देखिए हमारे सामने इतनी भयंकर ज्वलंत जो समस्या खड़ी हो गई कि हर आम आदमी से लेकर के एक उच्च वर्ग तक हो या सरकार के यूँ कहिए कि पूरा विश्व जो है तबाह है इस बीमारी से। तो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या हो गई इस बीमारी को भगाने के लिए। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, इस बीमारी के खिलाफ एक साथ मिलकर के सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक यह बीमारी हमारे देश से जाने वाली नहीं है। हमारा कर्तव्य बनता है, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इस बीमारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और उस हिसाब से अपना चलें, तो निश्चय ही यह बीमारी, इस लड़ाई में हम सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं विषय की तरफ। मैं आज आपको हिंदी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले मैं आपको उससे परिचय करा देना चाह रहा हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट देखने में तो लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके क्षेत्र काफ़ी विस्तृत और बड़े होते हैं और इन सब्जेक्टों में जो है आज हाई स्कूल हो चाहे 9th हो, इनमें जो है 5-5 किताबों का समावेश किया गया है और 5 किताबों को मिला करके एक किताब को बनाई गई है, एक पुस्तक बनी है, जिसमें आपको पढ़ना है, गद्य पढ़ना है, पद्य पढ़ना है, अनिवार्य संस्कृत के उसमें होता है, उसके बाद व्याकरण पढ़ना है। हाई स्कूल में आप पढ़ेंगे तो एक मातृभूमि भी पढ़ेंगे। इन सभी किताबों को मिला करके एक पुस्तक बना है और इस पुस्तक के में सभी विषयों को जो है आपको क्रम वाइज जो है हर जो है पाठ को पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले बात बनती है कि हम हाई स्कूल में जैसे पढ़ने जाते हैं, पहले कैसे हम जानेंगे कि मेरा विषय, या कैसे हम क्वेश्चन को तैयार करें। ये बच्चे थोड़ा असमंजस में रह जाते हैं। पिछली कक्षा में आपको भी बताया गया होगा, कक्षा 9th में आप पढ़े भी होंगे कि आपको 70 नंबर का वहाँ भी बताया गया हो, मॉडल पेपर भी बताया गया है कि क्या क्या आपको 9th में पढ़ना है। उसी हिसाब से आपको 10वीं क्लास में भी पढ़ना है कि 70 नंबर का पेपर आपको लिखित परीक्षा देनी है और 30 नंबर में आपका जो है प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। उसके हिसाब से आपकी वाइवा होगी और अपनी तैयारी उसमें देनी होगी आपको। तो सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा आपको इस मॉडल पेपर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि 70 नंबर के पेपर में आपको क्या तैयार करना है। ठीक है, 70 नंबर में आपको क्या तैयार करना है, कैसे आप जो है तैयारी बनाएंगे, किस आधार पर अपनी तैयारी को बनाना चाहते हैं कि हमारा तैयारी सफल रहे, और कैसे कैसे इतनी बड़ी किताबों को हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से अध्ययन करेंगे, आपके सामने थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं आपको इस खुलासा कर दे रहा हूँ, बता देना चाह रहा हूँ कि ये 70 नंबर पेपर में आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। पहले आप जानेंगे, कक्षा 9th में भी आपको पढ़ाया गया होगा गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास। जब आप शुरुआती में किताब खोलेंगे, भूमिका पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगी।
ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया होगा। उसी प्रकार से आधा समझिए कक्षा 9 का ही सवाल यहाँ आपको मिलेंगे। तो इसमें पहला आपको पढ़ेंगे गद्य साहित्य का इतिहास, वो 5 नंबर का आपका मिलेगा। उसमें क ख ग घ इसे मिला करके क्वेश्चन बनेंगे। सत्य असत्य का होता है या कोई सी लेखक का रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। उसी प्रकार से पद साहित्य का इतिहास जो होता है ये भी 5 नंबर का होता है। ये भी क ख ग घ 5, ये 5-5 क्वेश्चन की तरह से बनेंगे। इसमें सत्य असत्य है या किसी लेखकों कवि का इसमें रचना दिया जाता है कि इनके किनकी रचना है, या इन्होंने क्या लिखा है, ये निबंधकार हैं, साहित्यकार हैं, आदि प्रकार की इस तरह के क्वेश्चन आपको 5 नंबर में ये मिलेंगे। टोटल मिलाकर के आपको ये 10 नंबर हो जाएंगे और एक गणित की तरह से आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो कोई कटौती इसमें नहीं होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है रेखांकित गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या। उसमें आता है आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, गद्यांश रहेगा, उस गद्यांशों में आपको जो है कुछ नीचे रेखांकित शब्द रहेंगे। उन रेखांकित शब्दों का जो है आपको संदर्भ सहित उस किस पाठ से लिया गया है उसके संदर्भ से मतलब लेखक का परिचय देना है कि किस लेखक ने उस गद्यांश को लिखा है, उसका परिचय आपको देना है। उसके बाद जो रेखांकित गद्यांश रहेंगे उन रेखांकित गद्यांशों का आपको अर्थ बताना है और उसमें फिर नीचे क्वेश्चन उसमें दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन उसका भी आंसर आपको देना है। तो टोटल मिलाकर के आपका जो है 2 नंबर का संदर्भ हो जाता है, 2 नंबर की व्याख्या होती है, 2 नंबर का काव्यगत, उसमें विशेषताएँ भी आ जाती है। मान लीजिए ये टोटल मिलाकर के आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से आपको चौथा क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो लिखा रहता है पद्यांशों का, जो हम लोग जो ये गद्य का हो गया। इसके बाद हम काव्य में जाएंगे। काव्य मतलब कविताओं से, काव्य संकलन जो किताब होती है उसमें काव्य से लिया जाएगा। तो उसमें भी जो है जैसे मान लीजिए आप सूरदास का हो गया, तुलसीदास का हो गया या रसखान का हो गया, कोई आपका टॉपिक उसमें उठा देता है और उसका कहता है इसका संदर्भ सहित व्याख्या। तो उसका आप संदर्भ देंगे, पहले संदर्भ देने के बाद उसकी व्याख्या करेंगे, व्याख्या देने के बाद उसका काव्यगत नीचे विशेषताओं को आप दर्शाएंगे। इतना आप दर्शाते हैं तो आपको जो है वो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये नंबर टॉपिक दिया भी है, 1 नंबर, 1, 4 और 1। तो ये संदर्भ हो गया, व्याख्या हो गया और काव्यगत विशेषताओं को मिला करके आपको जो है ये 6 नंबर का ये हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो दोनों पुस्तकों में से जो काव्य संकलन और गद्य है, गद्य में से भी जो है लेखक आते हैं, जो उनका जीवन परिचय आप देंगे तो 2 नंबर का उनका आपका जीवन परिचय हो गया। 1 नंबर की उनकी रचनाओं पर आपको नंबर मिलेगा। जीवन परिचय देंगे, उनका जीवनी लिखेंगे, जीवनी लिखने के बाद उनका एक रचना लिखेंगे। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप उनकी रचनाओं को लिखेंगे। तो इस पर टोटल आपको 3 नंबर का नंबर इसको आपको मिल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से वो काव्य वाले जाएंगे, काव्य संकलन में उसमें कवि जो कविता करता है उसको कवि हम बोलते हैं, जो लेख लिखते हैं उसको लेखक बोलते हैं, निबंधकार होते हैं। तो इसमें कवियों का जो है जीवन परिचय आपको देना है। इनके भी जीवन परिचय देंगे 2 नंबर के और 1 नंबर का रचना उनका लिखेंगे। तो टोटल मिलाकर के 3 नंबर का ये हो आपका हो गया। इसके बाद अगली बात आगे हम बढ़ते हैं तो उसके बाद आपका अगला पुस्तक जो है उस किताब में है अनिवार्य संस्कृत का जो होता है। हमने पहले ही आपको बता दिया कि इसमें 5 किताब समझिए मिल के बना है। गद्य है, पद है, संस्कृत अनिवार्य वाला है, उसके बाद मातृभूमि है और लास्ट में आपको व्याकरण पढ़ना है। तो सभी किताबों से सबका इसमें समावेशित किया गया है। सब में से क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो मिलते हैं दिए जाते हैं नंबर के हिसाब से। तो उसमें जो है अनिवार्य संस्कृत जैसे हिंदी गद्यांश का या पद्यों का जो है आपका व्याख्या करना होता है, उसी प्रकार से अनिवार्य संस्कृत में से भी एक गद्यांश मिल जाएंगे और उसका संदर्भ सहित जो है उसका हिंदी अनुवाद करना, उसका हिंदी अर्थ आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार से 1 नंबर का उसमें आपको जो है वो संदर्भ का नंबर मिल जाएगा और 3 नंबर जो है उसके हिंदी उसका अर्थ लिखते हैं। तो टोटल मिलाकर के आपको ये 4 नंबर ये आपका हो गया। और फिर पूछता है उसी 7वां क्वेश्चन आपका आगे हो जाता है, कहता है कि एक कंठस्थ किया हुआ एक याद किया हुआ एक श्लोक आप लिखिए। तो उस पुस्तक में जो आपको जो संस्कृत दिए गए हैं जो श्लोक हैं उस श्लोक आप तैयार कर लेंगे। और लेकिन ये भी ध्यान देना है कि वह श्लोक आपके प्रश्न पत्र में भी न हो। वो क्वेश्चन वो तैयार करें, वो श्लोक लिखेंगे जो उस क्वेश्चन पेपर में आपके न हो। तो ऐसा श्लोक लिखना है जो उस प्रश्न पत्र में न आया हो, वो उस पुस्तक का कहीं भी हो उसमें लिख देना है। तो इस पर टोटल आपको 2 नंबर ये मिल जाते हैं। इसके बाद 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत उसी किताब से अनिवार्य संस्कृत वाले पुस्तक से 2 क्वेश्चन आपको मिलता है। पेपर में आता है कि 2 क्वेश्चन का उत्तर संस्कृत में देना है। तो जो
क्वेश्चन लिखवाया गया जाएगा, आपको आगे बताई जाएगी। जब पुस्तक पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा और क्वेश्चन के बारे में भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो वो क्वेश्चन का उत्तर, 2 क्वेश्चन आपको पूछता है बोर्ड परीक्षाओं में, 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, वो भी 2 नंबर के हो जाएंगे। फिर आगे बढ़िए, यहाँ तक जब हो गया तो आपके किताबों से हो गया। आप यहाँ तक हमने जो चीज़ बताया गद्य से लेकर के और ये अनिवार्य संस्कृत तक जो है, गद्य का हो गया, पद्य का हो गया, अनिवार्य संस्कृत से हो गया। अब उसके बाद आपको वहाँ से जब ये जान पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप जो है आप व्याकरण की तरफ चलते हैं। हमने कहा था कि व्याकरण भी इसमें है, तो व्याकरण में आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है व्याकरण, रस की परिभाषा एवं उदाहरण सही दीजिए, 2 नंबर में आपको मिलेगा। तो रस के बारे में आपको भी 9th कक्षा में पढ़ा दिया गया है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। आप 9th में भी रस पढ़े होंगे। श्रृंगार रस के बारे में बताया गया है 6 रसों में से। बाकी जो रस बचते हैं आपको जो है उन रसों में से भी, ये 6 रस में से जिसमें से आपको 2 पढ़ना है, इसमें हास्य और करुण रस के बारे में आपको बताया जाएगा। तो 2 नंबर का रस से आपको मिलेगी। उसके बाद छंद आता है, उसी व्याकरण की किताब से छंद का लक्षण पूछता है एवं उदाहरण देता है। तो छंद में आपको वहाँ हाई स्कूल 9th क्लास में आप चौपाई पढ़े हैं, दोहा पढ़े हैं, और यहाँ हाई स्कूल में आपको छंद में सोरठा और रोला के बारे में बताई जाएगी। तो रोला और सोरठा को 10 में पढ़ना है, ये भी 2 नंबर के बारे में आपको बताया जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगी इसके लिए। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे अलंकार की तरफ। अलंकार आता है, कक्षा 9th में आप अलंकार पढ़े हैं, शब्द अलंकार। अलंकार के 2 भेद बताया गया होगा। अलंकार क्या होता है, जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो होते हैं वो अलंकार होते हैं। जैसे मान लीजिए एक अलंकार, हमने बहुत चर्चा आपके बारे में उस बार किया था कि जैसे मान लीजिए कोई नायिका होती है, कोई स्त्री होती है, अपने श्रृंगार, अपने शरीर को जब सजा लेती है तो उसका रूप और सौंदर्य कितना सुंदर लगने लगता है। उसी प्रकार से यह साहित्य होता है। जब तक ये सब रस और छंद नहीं जुड़ेंगे तब तक उस काव्य का शोभा बढ़ ही नहीं सकता। उसका न कोई पढ़ाने वाला आनंद पाता है और न पढ़ने वाला पाठक कोई आनंद पाता है। तो ये सब साहित्य के सब तत्व हैं, ये सब जान है उसके रूप सौंदर्य हैं। जब तक ये शोभा नहीं ये सब जुड़ेंगे तब तक उसकी सौंदर्यता में निखार नहीं आएगी। तो ये सब अलंकार के बारे में बता रहा हूँ मैं कि अलंकार जो है होता है वो 2 प्रकार की होती है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार तो आप लोग 9th पढ़ चुके हैं। अर्थालंकार में को आपको पढ़ना है 7 भेद, इसके हम जानते हैं। 7 भेद में से आपको यहाँ पे जो है अलंकार में से 3 पढ़ना है, जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो टोटल मिलाकर के अलंकार में जब आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर का सवाल आपको मिलेंगे। तो 2 नंबर का ये हो गया। उसके बाद अगला 9 क्वेश्चन नंबर 9 आपका बनता है, जिसमें उपसर्ग से क्वेश्चन मिलेगा कि उपसर्ग का मेल बनाइए। जैसे उपसर्ग आता है, उपसर्ग आपको भी पता है, पिछली कक्षा में हम समझाए भी हैं कि उपसर्ग क्या होता है। जो शब्दांश के शब्द के पहले लगाए जाते हैं वो उपसर्ग होता है। उसके शब्द जो है, उसके रूप जो है बदल जाते हैं। ऐसे शब्दों को जो है हम उपसर्ग बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं प्रो आता है, प्रो शब्द आता है 2 मेल 3 मेल इसका बनाइए। तो जैसे होता है ये प्रो शब्द पहले रहना चाहिए। जैसे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा होता है, प्रमाण होता है, यानी आदि प्रकार की ये शब्द ये पहले रहना चाहिए। तो शब्द के पहले ऐसे शब्द जब रहेंगे तो समझिए वो उपसर्ग होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि प्र हो गया, अ हो गया, जैसे अभाव, अधि, और फिर आगे जैसे अभि हो गया, अभिमान, अभिनय, अनुवाद, अभिनय। तो अभि शब्द अगर मिलता है, जैसे मान लीजिए अभि है, तो अभि शब्द पहले रहना चाहिए। जब अभि शब्द आएगा, जैसे अभिमान, अभिमान शब्द आता है तो अभि शब्द उसमें रहता है। अभी तो अभी जब रहे तो हमको पहले जानकारी हो जाए कि अभी यानी उपसर्ग है ये। तो शब्दों में ये शब्द के पहले शब्द रहता है तो वो उपसर्ग होता है। जो चीज़ दी जाती है वो ये सब पहले रहना चाहिए। पहले जब शब्द के पहले रहता है तो ये उपसर्ग होता है। वही ठीक इसका उल्टा जो विपरीत होता है, प्रत्यय होता है, वो शब्द जो दिया जाता है ये शब्द के पीछे होता है। शब्द के पीछे जो शब्दांश शब्द के बाद में आते हैं उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कहते हैं पाठक, तो पाठक पढ़ते हैं तो पाठक यानी क शब्द आया, मान लीजिए क शब्द दिया था, यानी क शब्द आपका पीछे मिला आया। तो यानी ये जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं
वो उपसर्ग क्या बोलते हैं, प्रत्येक में आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तद्भव से, तो ये प्रत्यय भी 2 नंबर का आपका हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2 का समास, समास विग्रह आता है। समास भी बताया गया आपको 6 प्रकार की, जिसमें आप पिछली कक्षा में 2 समास पढ़े हैं। और इस कक्षा 10 में भी आपको जो है कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास के बारे में 2 तो निकल गया 6 में से। बाकी जो बचता है आपको इधर कक्षा 10 में पढ़ाई जाएगी। तो टोटल मिला करके इन समासों में जैसे कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, इनको इसमें से जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उनमें से समझिए 2 नंबर का आपको ये समास से कहाँ गया, समास से भी मिल जाएंगे। तो 2 नंबर का ये हो गया। इसके बाद जो है घ का इसका क्वेश्चन बनता है 9 का, जो तद्भव से तत्सम, यानी तद्भव शब्द मतलब क्या है कि एक अशुद्ध मान लीजिए और तत्सम शुद्ध किया जाता है। जैसे कहते हैं हम कि आग, आग लिखते हैं तो इसका आग का शुद्ध भाषा जैसे कहते हैं, शुद्ध में कहेंगे अग्नि, अग्नि होता है। जैसे कहते हैं गाहक, गाहक कोई शब्द नहीं होता है गाहक, लेकिन इसको शुद्ध में किया जाता है, कहते हैं ग्राहक, ग्राहक शब्द होता है। तो ये तद्भव से तत्सम इस तरह के जब शब्द आए तो समझिए, कहता है तद्भव से तत्सम रूप बनाइए। तो अशुद्ध शब्द रहेंगे उसको जो है आपको शुद्ध करना होता है। जैसे घर का होता है गृह होता है, कोयल का कोकिला शब्द होता है, ऐसे आदि प्रकार के शब्द तमाम मिलेंगे। तो टोटल ये समझिए कि ये 2 नंबर का आपका ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द तो बचपन से ही आपको पढ़ाया जाता है, जैसे आग का, आकाश का, पाताल का, धरती का आदि तमाम प्रकार के जो है पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन आपको कराया गया है, पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर भी जो है 2 नंबर की जो है पर्यायवाची शब्दों के बारे में आपको बताई जाएगी व्याकरण से। उसके बाद आता है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद के बारे में भी आपको पढ़ना है। 2 नंबर का जो है संधि आपको मिलेगी। 9th में आप जो है दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़े हैं। बाकी आप जो बचता है संधि कक्षा 10 में आपको पढ़ाई जाएगी। तो 2 नंबर का संधि हो जाता है। उसके बाद उसी अनिवार्य संस्कृत रूप से लास्ट में आता है शब्द रूप, उसके वचन एवं विभक्ति के बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए शब्द रूप आता है, जैसे नदी का हो गया, पिता का हो गया, या मति का शब्द का आता है। इसके 7 वचन का जो है वह लिखना होता है। जैसे कहते हैं, हम शुरुआत में बताते हैं, जैसे बालक का कहते हैं बालक, 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 बालका, बालकम, बालक, बालका, इस तरह के मतलब इसी रूप पर जो है तमाम प्रकार के, नदी का होता है, पिता का होता है, सरिता का होता है। तो 2 नंबर का आपके किताब के पुस्तक में लास्ट में जो चैप्टर है अनिवार्य संस्कृत में जो दिया होगा उसी में से मिलेगा। तो 2 नंबर का ये शब्द रूप है। उसके बाद ठीक उसी के बाद आता है धातु रूप आता है, उसके लकार, पुरुष और वचन दिया जाता है। इसके 5-5 रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए गम धातु होता है, पठ धातु होता है, पठ बराबर पढ़ना होता है, गम बराबर जाना होता है। तो इसके 5-5 रूप होते हैं। लट लकार, लिटकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग, ये समझिए 5 लकार होते हैं। 5 लकारों में से उसके किसी का पूछ देता है कि वचन और रूप को पूछ देता है कि उत्तम पुरुष का दोनों वचनों की बताइए। तो टोटल मिलाकर इसका जो है इसमें से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। काफ़ी लोगों को दिक्कत है, लड़के कहते हैं कि हमको दिक्कत होती है इसमें, हम समझ नहीं पाते हैं। तो कोई कठिन नहीं होता है, समझने की दिक्कत है, समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो शब्द रूप और धातु रूप टोटल 2 नंबर के हो जाएंगे। 2 नंबर का इसका आता है। उसके बाद लास्ट में आता है 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। इसी पुस्तक से जो है अनुवाद करने के लिए आता है, हिंदी में आपको मिल जाएंगे। और कहता है कि इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो जब तक आप धातु रूप लकार वचन नहीं जानेंगे तब तक जो है आप इसके बारे में अनुवाद नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आपको ये सब जानना पड़ेगा, तब जो है आप अनुवाद बना पाएंगे। लास्ट कड़ी में इसके बाद ग्रामर क्वेश्चन आपका मिलता है किसी विषय पर निबंध। निबंध आज बहुत अच्छी चीज़ है। निबंध आजकल ऐसे चीज़ों पर जो निबंध होना चाहिए, जैसे समाज में जो घटनाएं आजकल घटित रही हैं तो उस पेपर में वही निबंध आता है। जैसे मान लीजिए पर्यावरण और प्रदूषण को हमें कैसे बचाना है। पर्यावरण की समस्या इस समय काफ़ी हमारे देश में चल रही है कि सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। आतंकवाद की समस्या, देश आतंकवाद से जूझ रहा है,
इस पर जो है आपको के लिए जो है निबंध लिखने को मिल सकता है। या प्रदूषण की समस्या हो गई, विज्ञान के चमत्कार, या मोबाइल फ़ोन से इसके दुष्परिणाम या लाभ क्या हो सकते हैं, इस पर आपको जो है निबंध लिखने के लिए मिल सकते हैं। किसी प्रिय नेता या किसी प्रिय खेल पर आपको निबंध मिल सकते हैं। ऐसे ऐसे जो है चीज़ों पर जो है आजकल समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं, उन चीज़ों पर जो है आजकल निबंध दिए जा रहे हैं। ये नहीं जो फालतू जो है तैयार करना है, निबंध ऐसी चीज़ों पर तैयार कीजिए जो समाज में चल रही, जैसे आजकल पर्यावरण है, प्रदूषण है, और विज्ञान के चमत्कार हो गए, नारी जागरण हो गई, भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या हो गई है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों पर जो है आपको जो है निबंध तैयार करना है। उसके बाद लास्ट में आपका पुस्तक जो हमने बताया कि मातृभूमि चलती है, कक्षा 9 में आप जो है वो रंगभूमि पढ़े हम एकांकी पुस्तक से पढ़े, लेकिन इसमें यहाँ एकांकी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ मिलेगी मातृभूमि, जो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में मिलेगी कि उन्होंने जलियांवाला बाग के हत्याकांड में किस तरह का अपना योगदान कैसे कैसे किया, देश को आज़ाद कराने में कितनी अपनी बलिदानी को दिए, उनकी एक से कारनामों का जो है क्या देश पर प्रभाव पड़ा, क्या देश के लिए अपनी जान को बलिदान कर दिए। ऐसे वीर सपूतों के लिए जो है एक पुस्तक बनी मातृभूमि, कि बने मातृभूमि के लिए उन्होंने कितना त्याग किया। तो इस महापुरुष के बारे में, इस चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में उन्होंने ये दर्शाया गया है मातृभूमि। तो लास्ट में आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन मिलेगा। इस प्रकार से टोटल कुल मिलाकर के आपका लास्ट में आता है 70 नंबर। 70 यही मॉडल पेपर है। आपको इसी मॉडल पेपर के हिसाब से जो है आपकी तैयारी करनी है, और जो भी विषयाचार पढ़ाएंगे या बताई जाएगी आपको इसी मॉडल के हिसाब से आपको जो है ज्ञान दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और इसके हिसाब से आप तैयारी बनाते हैं। इसके हिसाब से आपने तो इतना क्वेश्चन किताब में आप ढूंढते रह जाएंगे, कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें, तो नहीं पढ़ पाएंगे। आप इन मॉडल पेपर के हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो निश्चय ही आपको जो है अच्छी प्रकार की सफलता आपको मिलेगी, और आपका पठन पाठन प्रक्रिया बढ़िया रहेगी। तो ये रहा हिंदी का मॉडल पेपर। उसके बाद आपको जो है हम थोड़ा बहुत और भी कुछ हल्का सी चीज़ों के बारे में पुनरावृत्ति करा देना चाहते हैं, कि जैसे हमने आपको 9th पढ़ाया कि हिंदी क्या है, गद्य क्या है, ये सब बता दिया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आगे पूछा जाता है कि हिंदी गद्य क्या है और हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा गया है। ये पिछली कक्षा में बताया भी गया, लेकिन फिर भी 10वीं में भी कुछ आपको जो है रीओपन मतलब पुनरावृत्ति कराई जाएगी। थोड़ा बहुत जो है आपका दिमाग जो है आपके मन में ये सब क्वेश्चन भूल चुके होंगे, और आपसे मेरा अनुरोध भी है कि सभी बच्चे जो है अपने घर पर रह करके पिछली कक्षाओं के जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक बार जो घर पर रह करके आप उसका पुनरावृत्ति कर लेंगे तो आपका दिमाग जो है तरोताज़ा हो जाएगी। जो चीज़ भूला हुआ है वो आपको याद हो जाएगी। तो जब तक आप पिछली कक्षा में पिछली चीज़ों को थोड़ा सा रिओपन नहीं करेंगे, थोड़ा दोहराएंगे नहीं, तब तक आपके लिए थोड़ा दिक्कत रहेगी। अगर उसको दोहरा लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो आगे वाली कक्षाओं का थोड़ा सा आपके पढ़ने में एकदम रुचिकर और आसानी हो जाएगी। तो मैंने बताया कि हिंदी गद्य को 6 भागों में बांटा गया है, और 6 का नाम जो है इस प्रकार से आपको बताया गया है कि जैसे आता है पहले काल का नाम, पहला आता है पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु इसको प्राचीन युग के नाम से जाना जाता है। ये पुराना युग है, प्राचीन युग, और इसकी समय सीमा जो है रही है 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868वीं ईस्वी तक इसका समय सीमा है। उसके बाद दूसरा समय आता है इसका भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग को जो है एक पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि भारतेंदु जी इसलिए जागरण का, क्योंकि भारतेंदु जी ने अपने अधीनस्थ जो उनके सहयोगी लेखक थे उन्होंने उनको जगाने का काम किया, उनके अंदर एक नई प्रेरणा भरने का काम किया था कि हमसे भी ये जो कवि हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो उनकी रचना आगे नहीं चल पा रही है, तो उनको उन्होंने जगाने का काम किया, एक जागरण पैदा किया उनके अंदर एक वेग पैदा किए कि वो भी जो है इस देश को आज़ाद कराने में, उनकी अपनी लेखनी को चलाने में एक अच्छी भूमिका को निभाएं। तो इसलिए उनका नाम जो है पुनर्जागरण काल, उन्होंने जगाने का काम किया। तो इनकी समय सीमा जो है रही 1868 से लेकर के 19वीं शताब्दी तक। और ये भारतेंदु, इसमें भारतेंदु का पूरा वर्चस्व रहा। इन्होंने अपने युग में इसका जो है पूर्णतया जो है 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो है इसका जो है संपादन कार्य किए। तीसरा कार्य समय है इनका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है इसको जो है जागरण काल अथवा सुधार काल, और इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको परिभाषित किया।
यानी द्विवेदी युग के नाम से इसको जाना था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक, और इनको जागरण काल, इनका भी वही काल कि अपने लेखकों को उन्होंने जगाने का, जागरण काल जो बिगड़ी हुई रूपरेखा थी उसको अच्छे से ढंग से उन्होंने सुधारने का प्रयास किया। और काफ़ी इनका सहयोग रहा इस हिंदी गद्य के विकास में, जो कि जो भी चीज़ें लेखकों में एक प्रेरणा का स्रोत रहे, प्रेरणा दिए लेखकों को, और आगे बढ़ाने में इनकी अत्यंत भूमिका रही है। चौथा आया समय शुक्ल युग, जिसको छायावादी युग के नाम से जानते हैं, और इसकी समय सीमा रही 1922 से 1938 ईस्वी तक। और इसके समझिए प्रवर्तक रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्हीं के नाम पर जो है छायावादी और छायावाद के जनक भी माने जाते हैं, और छायावाद का इन्होंने विकास किया 1922 से लेकर 1938 ईस्वी तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पांचवा नंबर आता है शुक्लोत्तर युग, जिसको कहते हैं छायावादोत्तर युग, यानी यूं कहिए प्रगतिवादी युग, प्रगतिवाद के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी समय सीमा रही 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। ये शुक्लोत्तर युग है, और इसमें काफ़ी योगदान इनका, जैसे मान लीजिए वो आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इसमें ज़्यादा योगदान रहा। उनके सहयोग से यह शुक्लोत्तर युग यानी प्रगतिवादी युग का विकास किया गया। और छठा नंबर आता है स्वातंत्रोत्तर युग, जिसको बोलते हैं यूँ कहिए आधुनिक युग, और इसकी समय सीमा रही वो 1947 से लेकर के आज तक। हमारा देश 15 अगस्त 1947 से आज़ाद होता है, और तब से लेकर के आज तक जो है ये आधुनिक युग के नाम से ये यूज चल रही है। तो टोटल मिलाकर के यूज समझिए कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास को 6 भागों में बांटा गया है, और यही 6 कार्यकाल हैं। और इसके बाद बाकी जो समय बचता है, आज हम आपको यहीं तक चर्चा करेंगे। बाकी समय अगले दिन जो है अगले पॉइंट पर अगले दिन जो है आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आज इतना ही आप समझें। और मैं आपसे ज़रूर एक बार कहूँगा कि पिछली कक्षाओं का आप अध्ययन जरूर कर लेंगे, ताकि आपका जो है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का जो इतिहास के बारे में जो बताया गया है, चाहे व्याकरण के बारे में बताया गया है, वो थोड़ा सा आपको जानकारी और बढ़ जाएगी। इससे आपका अनुभव और तेज हो जाएगा, और आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जो भी पढ़ाई जाएगी तो आपके दिमाग में ये सरलता से समझ में आ जाएगी। ठीक रही बात। और एक बार और हम फिर इस कोरोना वायरस के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, और अपने घर में रहें, और एक दूसरे से दूरी बना करके रहें। और देश को बचाने में हम सबकी अहम भूमिका होनी चाहिए कि हम देश को कैसे बचाना है, ये हमारे पर निर्भर करता है। हम सबको मिलकर के इस देश की महामारी को जो भगाने के लिए प्रयास करना है, और सरकार का सहयोग करना है। इसी के साथ हम आज अपना टॉपिक यहीं पर बंद करते हैं। बाकी शेष समय जो है अगले दिन अगले पॉइंट पे आपको जो है शेष जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।